आज से हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने 11th और 12th क्लास में भी, सॉरी 9th और 10th क्लास में भी हमने फिजिक्स पढ़ा है। 9th में और 10th में भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो हम सीखते हैं थोड़े बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो 11th और 12th में जो हम बेसिकली पढ़ते हैं फिजिक्स, वो इनका बहुत ही एडवांस्ड वर्जन होता है। ठीक है, तो हमें बहुत ही ध्यान से बस देखना होता है और समझना होता है आखिर हम पढ़ते क्या हैं और क्यों हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी लाइफ में देखो, सर्वाइवल के लिए भी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर हमें किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है तो हम किसी चीज़ से डील ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। तो जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी बस हम वही पढ़ते हैं नॉलेज के लिए। हमें किसी न किसी चीज़ का नॉलेज चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें हैं, उस नॉलेज को हमें गेन करना है थ्रू फिजिक्स। ये जो वर्ड फिजिक्स है, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फुसिस। ठीक है, और फुसिस का मतलब क्या है, नेचर। फुसिस का मतलब है नेचर। ठीक है, अब नेचर क्या होता है, जो भी आपके पास पास है नेचुरल चीज, जो आर्टिफिशियल नहीं है वो नेचुरल है। जैसे पेड़ पौधे, चांद तारे, सब कुछ नेचुरल नेचुरल चीजें हैं ना। और उन उस नेचर को ही पढ़ के, उसके लॉज को जान के फिर हम चीजों को उसी वे में मैनिफेस्ट भी करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसका। पता है हमें बर्ड जो होता है वो हवा में तैरता है, फ्लोज इनटू, फ्लाइज इन एयर, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कहें। तो इस बर्ड को पढ़ के, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ के, ये अपने कौन कौन से फीचर्स हैं इसके जो इसको मदद करते हैं इस एयर में फ्लाई करने के लिए, वो सब चीज़ पढ़ के हमने एयरक्राफ्ट बनाया। ठीक है, तो हम लोग एक बहुत ही नेचुरल चीज़ को अपने यूज़ के लिए बना लिया। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ द नॉलेज। ठीक है, तो जब तक ये नॉलेज ही नहीं होगा ये हम कैसे कर पाएंगे। तो यूज़ ऑफ नॉलेज कभी नहीं हो पाएगा। तो हमें नॉलेज की तरफ जाना चाहिए हमेशा। ठीक है, संस्कृत में भी फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन है, उसको हम बोलते हैं भौतिकी। हिंदी में भी आप पढ़ते होंगे, हिंदी में फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक शास्त्र। ठीक है, संस्कृत वाले जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा, उसमें जो चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करना। अब स्टडी करने से क्या होता है, नॉलेज ही बढ़ता है। राइट, तो फिजिकल वर्ल्ड को देखो बहुत पहले टाइम से ही पढ़ा जा रहा है। हमारा जो नेचर है उसको पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स को आप उसी का कंटिन्यूटी मान सकते हैं कि फिजिक्स पहले से भी पढ़ा जाता था और आज भी पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स बेसिकली है क्या, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। अब ये बेसिक लॉज ऑफ नेचर क्या है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये जो अर्थ है ये इस सन के अराउंड जा रहा है। इसको हम बोल सकते हैं, अगर आपको पता है सर्कल, पता होगा सर्कल, तो आप देखोगे ये जो मून है ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है, सर्कुलर एक सर्कल बना के ट्रेवल कर रहा है। उसी तरह से ये जो अर्थ है वो भी इस सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, इसको बोलते हैं रिवॉल्व कर रहा है। तो ये तो हमने देखा, अगर किसी तरह से हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया ये बहुत अच्छी बात है। बट इसके बाद क्वेश्चन आता है वाई, हाउ, है ना। ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम फिजिक्स जो हम ढूंढते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको हम फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में डालते हैं। ठीक है, दूसरा आप देखो, अगर आप किसी एक कंटेनर में पानी भर लो और उसमें एक निडल भी डाल दो, थोड़ा हैवी निडल, कोई सा भी निडल मेटेलिक, उसको डालोगे तो वो डूब जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख लो इतना हैवी आइस, इतना हैवी आइस, ये जो आइस का जो गोला है वो डूब नहीं रहा है इसमें, ये सॉलिड फॉर्म में है ना, ये डूब नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन आएगा, वाई, वाउ, हाउ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना बड़ा जो सॉलिड का ढेर है वो इसमें डूब क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी इसको जब हम पढ़ेंगे वो भी फिजिक्स है। और ये है एक स्पेसक्राफ्ट मान लो या एयरक्राफ्ट मान लो, तो ये हमने देखा अभी एग्जांपल अपना, एक बर्ड के पढ़ के हमने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। तो ये तो देखो हमने नेचर में देखा ऐसा ऐसा होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं क्या, इसको यूज करके हमने क्या बनाया, शिप बनाया। राइट,
इसको यूज करके हमने क्या बनाया, इसको यूज करके हमने सैटेलाइट्स बनाए। समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? एक तो नेचुरल चीजों को समझना, और अगर उससे हम अपना कुछ भला कर सकते हैं, कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो डेवलपमेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो आम आदमी, कॉमन मैन के भी लाइफ को उतना इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अभी देखो, कार हो गया, घर घर में तरह तरह के मशीन्स हैं, फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फिजिक्स में हम क्या बेसिकली क्या पढ़ते हैं, जो नेचर के एकदम बेसिक लॉज हैं उनको पढ़ते हैं। और आगे इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम उन नेचुरल लॉज को यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर उसको कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें देखते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस क्या होता है? दिस इज ऑल्सो हंट ऑफ नॉलेज। हंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लिए, नॉलेज जो गेन करना है हमें, उसमें जो, ये भी नेचर के बारे में ही है, बट नेचर में बहुत बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखा, फिर कुछ बायोलॉजी के एस्पेक्ट्स आते हैं, जो भी हम बायोलॉजी के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, फिर केमिस्ट्री के बहुत एस्पेक्ट्स हैं, सोसाइटी के एस्पेक्ट्स होते हैं, इन सब के स्टडी को हम साइंस कहते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स भी उसी साइंस के अंदर आता है। और फिजिक्स जो ये सब्जेक्ट है, इट इज़ द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग। आपको मैंने बोला, नेचुरल लॉज को यूज करके, उसको इस्तेमाल करके, जिसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स बहुत ही ज़रूरी है, केवल इंजीनियर्स के लिए नहीं, बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। तो जो हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग का ये जो सब्जेक्ट है, ये जो हमारे लाइफ का पार्ट है, ये बेसिकली हम किस तरह से पढ़ाई करते हैं, तो चीज़ों को हम मेजर करते हैं, चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। और जो फिजिक्स में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आम लाइफ में हम क्या करते हैं, हम फ्रूट्स लेने गए, 2 किलो 2 किलोग्राम एप्पल ले लिए, 3 किलोग्राम मैंगो ले लिए, है ना। क्या कर रहे हैं, ये भी हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। एप्पल को मेजर किया हमने, मैंगो को मेजर किया हमने, फिर हम इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। आम लाइफ में हम मेजरमेंट तो कर ही रहे हैं। किस 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 किन चीज़ों का कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों का कर रहे हैं? उन चीज़ों का जिससे हमारा डेली हम जिनसे मिल रहे हैं ना, फ्रूट से, जो कोई फ्रूट्स का बंदा काम करता है, वो फ्रूट से डेली मिल रहे हैं, पढ़ाई से मिलते हैं आप, तो आप, हम हर एक चीज़ को मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स भी पढ़ने के लिए चीज़ों को मेजर करना बहुत ज़रूरी है, बट वो कौन सी चीज़ें, कौन सी चीज़ों को मेजर करना, उनको कंपेयर करना ज़रूरी है। मतलब इट इज़ दी स्टार्ट, इट इज़ दी लैंग्वेज। जो लैंग्वेज सीखने के लिए हम पढ़ते हैं ना, कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, वर्ड्स पढ़ते हैं, तभी हम लैंग्वेज डेवलप कर पाते हैं, लोगों से बात कर। आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप बात नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स किसी से बात करने के लिए आपको उसका लैंग्वेज आना चाहिए। तो उस लैंग्वेज में जो फर्स्ट चीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अभी बस ये वर्ड्स याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या बेसिकली? इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके हम लॉज और फिजिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया, बात करने के लिए वर्ड्स कैरेक्टर्स चाहिए, उसी तरह से इस लैंग्वेज को, इस नेचर के लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमें वर्ड्स कैरेक्टर्स चाहिए ना। तो उन वर्ड्स और कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक है फंडामेंटल और दूसरा है डायरेक्ट। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो अपने आप में ही एब्सोल्यूट है, जो अपने आप में ही एब्सोल्यूट है। कहने का मतलब कि अपना काम करने के लिए, वो जिस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो बिना किसी और के इस्तेमाल के पूरी तरह से यूज़ में आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी एप्पल को वेट किया, मेजर किया, तो कितना किया, 2 किलोग्राम। ये जो हमारा किलोग्राम है, ये जो टू है, ये अपने आप में ही मिलकर एक सेंस बना रहे हैं। टू बता रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी, है ना, व्हाट इज द क्वांटिटी। और ये जो किलोग्राम है, ये सेंस ऑफ मेजरिंग बताता है। ये क्या बताता है, सेंस ऑफ मेजरिंग। कहने का मतलब कि अगर हम किलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो हाँ, किसी चीज़ को तौल रहे हैं, कौन कितना भारी है, किसका कितना वेट है, किसी चीज़ को तौल रहे हैं। जैसे कि अगर हम कुछ रोड नाप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें किसी और चीज़ का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा मीटर, किलोमीटर, ये सब इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर हम मीटर और किलोमीटर की बात करें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कोई चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, है ना। तो
ये इस तरह के प्रॉपर्टीज के जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं हम उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर एब्सोल्यूट भी आप बोल सकते हैं। इनको किसी और का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम केवल यही बताएंगे 2 किलोग्राम, तो एक सेंस जो है कि हाँ किस बारे में बात हो रहा है, कोई चीज मेजर, कोई चीज वेट करने के बारे में बात हो रही है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो इन फंडामेंटल, जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनको यूज करके बनाते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज अपने, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसका और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यहाँ देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन। मैंने अभी बताया था कि आपको अगर 2 किलोग्राम मेजर करना है एप्पल, तो आपको किसी और चीज का जरूरत नहीं है, या फिर आप कोई और चीज यूज करके इसका सेंस बना भी नहीं सकते हो। आप बोलोगे 2 किलोमीटर एप्पल, तो ये आप, आपका कैसा रिएक्शन रहा अभी 2 किलोमीटर एप्पल सुन के? उस वैसा ही इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। बट इस किलोमीटर का सेंस है, क्योंकि किलोमीटर से जब हम बात करते हैं तो हम किसी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यहाँ से ये पॉइंट कितना दूर है, इस सिटी से वो सिटी कितना दूर है, ठीक है। तो इन सब फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है वो आम लैंग्वेज में भी यूज होते हैं उतने ही। तो मैं आपको आम आम लैंग्वेज से ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे फिजिक्स में, हमारे लाइफ में अभी तक केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन से हम, और हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे ये 3 है अभी 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 फिलहाल। मास, लेंथ और टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मास, इसका कैसे, क्या यूनिट क्या है? यूनिट वो है किलोग्राम। यूनिट क्या होता है, थोड़ा हम यूनिट पे भी बात करेंगे। ये जो किलोग्राम और किलोमीटर है, ये हमारा यूनिट ही है, ठीक है। ये जो हमारा नंबर है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। 2 3 नंबर्स। और ये जो 2 3 किस बारे में बात हो रहा है, किस बारे में बात हो रहा है? तो किलोग्राम, किलोमीटर, ये सब यूनिट्स है। दीज आर दी यूनिट्स, ठीक है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, यहाँ देखिए ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट क्या होता है? दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट। इसका आप एसआई का अगर एक्चुअली में नाम देखने जाएंगे तो एक फ्रेंच नाम है, इंटरनेशनल डी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस तरह से नाम है। तो आप देखना, आपको मजा आएगा पढ़ के उस बारे में। बट इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड का ये मतलब है कि ये जो हमारा, अगर हम इंडिया से हैं, तो एक बंदा दिल्ली में बैठ के बोलेगा 2 किलोग्राम एप्पल। फोन किया एक फ्रेंड को अपने, कहाँ बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है एकदम कन्याकुमारी पे, मान लो एकदम एंड में मान लेते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, या फिर झारखंड में बैठा है, बिहार कहीं भी बैठा है। इसने इससे पूछा कि भाई तूने कितना एप्पल लिए? इसने बोला 2 किलोग्राम एप्पल। तो ये बिल्कुल समझ जाएगा इस चीज को, क्योंकि 2 किलोग्राम इसके लिए और 2 किलोग्राम यहाँ पे बैठा जो इसका दोस्त है उसके लिए, दोनों सेम है, ठीक है। तो जो सेम यूनिट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड, जैसे हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या यूज करते हैं? रुपीज अपना यूज करते हैं, जो हमारा करेंसी है। तो ये भी हमारा एक यूनिट है। यूनिट ऑफ व्हाट? यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन। उसी तरह से ये जो हमारे मेजरमेंट्स के चीजों के यूनिट्स हैं, यूनिट्स उनको हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट्स। जो सबको पता है, सबके लिए एक ही है। हाँ, हर कंट्री के लिए एसआई यूनिट अलग अलग हो सकता है, बट उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया में हमारा क्या चलता है? यही किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये चलता है ना। हम हमेशा कुछ भी चीज खरीदते हैं तो वो किलोग्राम में खरीदते हैं, मेजर करते हैं तो मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं। टाइम को वही सेकंड, मिनट, आवर, इसमें मेजर करते हैं, राइट। दूसरा हमारा क्या है फंडामेंटल यूनिट? लेंथ। लेंथ भी आप समझ गए, किलोमीटर। मेजरिंग द डिस्टेंस। मास क्या है? मेजरिंग हाउ मच द वॉल्यूम, द अमाउंट। लेंथ इज मेजरिंग द डिस्टेंस। और तीसरा है हमारा टाइम। टाइम भी मेजर करते हैं हम। टाइम बहुत ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी लाइफ में, ठीक है। लोग टाइम के ओनर होते हैं, टाइम सही नहीं चल रहा है। तो टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? सेकंड। टाइम एक बहुत ही फिलोसॉफिकल वर्ड है, बट हम उसके फिलोसफी में नहीं जा रहे हैं अभी। स्टैंडर्ड, ये क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड यूनिट, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जिसको हम मेजर कैसे करते हैं? सेकंड, मिनट, आवर। इनके और भी चीजें होती हैं, जैसे माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। उसी तरह से बड़े डिस्टेंस के मेजर करने के लिए बड़े बड़े यूनिट्स, छोटे
डिस्टेंस के लिए फेमटोमीटर, माइक्रोमीटर, छोटे छोटे यूनिट्स। तो वो भी आप देख सकते हो, बट हम एसआई यूनिट पे ही मोस्टली बात करते हैं। फिजिक्स में हम एसआई यूनिट पे ही चलते हैं, और हम अभी जो हमारा फिजिक्स पढ़ाई होने वाला है उसमें हम ये किलोग्राम, किलोमीटर या फिर मीटर, मीटर मोस्टली मीटर यूज करेंगे और सेकंड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे तीनों भी यूज होने वाले हैं, पर अब हम और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज देख लेते हैं। जो चौथा है हमारा वो करंट। करंट क्या होता है वो हम देखेंगे। आमतौर पे हमें पता है हमारे घर में जो बिजली आती है उसको हम बोलते हैं लाइन आ गया, करंट आ गया, राइट। तो करंट क्या है, अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, जितना है। अब आगे नहीं बात करेंगे। हमारे जो वायर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है करंट प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और उसको ऑब्जर्व करके फिर हमने उसको मेजर किया, फिर हमने उसको यूज किया, ओके। पांचवा है हमारा टेम्परेचर। छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ये आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी, फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में ही केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको तुम्हें पढ़ना ही नहीं है अभी, ये बहुत ही एंड में आता है। इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, मोल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये करंट पढ़ेंगे हम ट्वेल्थ क्लास में। टेम्परेचर पढ़ेंगे जब हमारा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, हीट ट्रांसफर वगैरह। आगे चैप्टर है 11th का ही, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड एंड के पास का चैप्टर है। पर अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है ये, ठीक है। एक और एस्पेक्ट है इसका, डायमेंशंस का। डायमेंशंस, ठीक है। मास का डायमेंशन क्या है, एम, इसका एल, लेंथ का, टाइम का, ठीक है। ये हम जब डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसका और यूज। ये फिजिक्स को बहुत ही स्ट्रांग करता है, ये जो चैप्टर है इसमें जो आप चीजें पढ़ेंगे वो आपके फिजिक्स को बहुत ही स्ट्रांग करेगा। उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं, तो वो हम आगे के चैप्टर में कभी देखेंगे जब डायमेंशन पढ़ेंगे। जब तक समझ में आ गया, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ लिया, देख लिया क्या होता है, उसका सेंस क्या है, उसको इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, अपने फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी करेंगे, ठीक है। उनको यूज करके हम अपने दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज भी बनाएंगे। तो वो इनको यूज करके जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज वो बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज से इनको बनाया है, इनको डिराइव किया है। तो इसका क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ओके। और इनको डिराइव किया जा सकता है फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। बस एग्जांपल देख लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको अगर नहीं, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, बट फिर भी अगर नहीं पता है तो बस आप अभी जान जाओ कि वेलोसिटी जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम मेजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, लेंथ। कोई भी चीज अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो हम कैसे मेजर करेंगे, मीटर, किलोमीटर। एक बस है, वो इस शहर से इस शहर जा रहा है, इन अ वे ये डिस्प्लेस हो रहा है, कितना हो रहा है, किलोमीटर के टर्म्स में लिखेंगे। तो जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, लेंथ। या फिर अगर हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखें तो एल। नीचे क्या है, टाइम। कितने टाइम में, अब जैसे पूछते हैं ना कि हम इस शहर से, शहर ए से सिटी बी, सिटी फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी कितने टाइम में पहुंचेंगे, एक टाइम का अपने मेजरमेंट मांगते हैं। तो वो जो टाइम हमें बताया जाता है उसको हम यहाँ रखते हैं। तो लेंथ बाई टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। टाइम का डायमेंशन टी, और ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी अभी मैंने सारे वर्ड्स में लिखे हैं ताकि क्लियर हो जाए, फिर हम लोग यही यूज करने वाले हैं, ओके। उसी तरह से एक फोर्स है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। और फोर्स क्या होता है, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, मास तो खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, किलोग्राम वाला। तो ये तो हमें समझ में आ गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी भी चीज के हम मास को मेजर करें। मास को हम बोल सकते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जिसको हम मास बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको अगर सिंपल भाषा में समझे तो हमारा जो वेलोसिटी है वो कितने समय में कितना चेंज हो रहा है। अगर हम अपना टाइम को 1 सेकंड ले लें
और वेलोसिटी मान लो इसी 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो गया। इस वेलोसिटी का क्या मतलब है, 1 सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, और ये जो चेंज हुआ 6 मीटर पर सेकंड में, तो अभी इस जो ऑब्जेक्ट था उसका स्टेट क्या हो गया कि वो 1 सेकंड में 6 मीटर ट्रेवल करेगा। तो डिफरेंस आया ना, आया डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है उसको कितने टाइम में आया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी था पहले 6 मीटर पर सेकंड, माइनस वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, और कितने में ये चेंज आया, 1 सेकंड। फॉर्मूला लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या होता है, चेंज इज फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक मास है m और वो कोई e एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना है m। इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे, बस अभी समझने के लिए एक अगर वर्ड आया है तो थोड़ा सा हम बस इसको देख लें, समझ लें कि क्या होता है। आगे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया, अभी हमें ए का मतलब पता है। अगर एकदम रफ फॉर्म में बोले तो 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, अभी कितने वेलोसिटी से था, 1 सेकंड के बाद कितने वेलोसिटी से हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और मास को हमने देख लिया 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, जो भी मटेरियल कंटेंट है इसके अंदर, जैसे भी हम उसको मेजर करते हैं उसका एक जो प्रोसीजर बनाया गया, बट हम नॉर्मल मेजर कर लेते हैं, हम उतने फंडामेंटल्स पे नहीं जाते, ठीक है। तो ऐसा अगर केस है कोई भी मास m पे a एक्सेलरेशन है, तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन n है, ठीक है। तो अब देखो, ये भी देखो, ये और ये दोनों डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, मीटर और ये सेकंड डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी में आप जाओगे तो मीटर और सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और यहाँ पे टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इन दोनों डिराइव्ड क्वांटिटीज को हमने कैसे देखा, कैसे बनाया, कैसे इसको अपने अपने लैंग्वेज में फिट किया, वो बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके जो क्वांटिटीज हम बनाते हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, बाद में देखेंगे। एक और है प्रेशर। प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक, मान लो प्लेट है और ऊपर से कुछ लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं मतलब यही, कुछ मास है इसका m, और इसको कुछ की एक्सेलरेशन से दबाने, भगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भगा भी रहे हैं। तो एक यूनिट एरिया में इन 1 यूनिट एरिया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, जो भी अमाउंट ऑफ, अब ये मान लो कुछ फोर्स लगा रहे हैं इतने बड़ी एरिया में, टोटल फोर्स, अब केवल हम अगर एक हिस्सा इसका निकालेंगे 1 यूनिट, तो इस पर टोटल फोर्स तो नहीं लग रहा है ना, इस टोटल फोर्स का एक हिस्सा ही लगेगा। तो वो जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर, ठीक है। ये बस डेफिनेशन था। अब हम देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे है। तो क्या फॉर्मूला देखा हमने, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कैसे बनता है, ये किलोग्राम, ये मीटर, ये सेकंड, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको यूज करके। एरिया कैसा बनता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट ये पता होगा आपको। तो मीटर क्या है, ये भी हमारा लेंथ वाला जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने देख लिया, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज में हमने देखा क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, थ्रू नंबर्स। फिर एक यूनिट होता है, यूनिट जो हमारा है वो क्या, वो एक उस मेजरमेंट का सेंस देता है, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, समझ में आ गया। एक इसमें और चीज आता है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो आप इसको एक ऑप्शनल यहाँ बात करेंगे आगे, है ना। जैसे जैसे हम अपना लैंग्वेज डेवलप करते जाएंगे, उसी तरह से इसमें और कुछ एडिशन चाहिए तो वो भी हम देखते जाएंगे, ठीक है। अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने जो पढ़ा पीछे उसको हमने रिवाइज किया, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज एमएलटी, और डिराइव्ड क्वांटिटीज, हमने ये भी देखा, ओके। अब आगे चलते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारे फिजिक्स में, जो हम अब हम नेचुरल
चीजें समझना शुरू करेंगे, तो वो है मोशन। ठीक है, मोशन क्या है? अभी हमने एक बर्ड का एग्जांपल लिया था। बर्ड क्या कर रहा है? तो वो फ्लाई कर रहा है, तो वो उड़ रहा है। अगर वो उड़ रहा है, तो मान लो अर्थ में एक बच्चा यहाँ है, उसने बर्ड को एक बार यहाँ देखा, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ देखा। ठीक है, इस बर्ड को, तो ये बर्ड क्या कर रहा है? ये जो एक कुछ हो रहा है नेचर में, चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इस पोजीशन के चेंज होने का या फिर ये फ्लाई होने का जो स्टडी है, जो मूवमेंट का स्टडी है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन, या फिर क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो मोशन समझ में आ गया? नहीं आया तो हम एक यहाँ पढ़ते हैं, द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट मूव्स। दुनिया में हर एक चीज मूव करता है, या फिर दुनिया खुद ही मूव करता है। अब दुनिया खुद ही कैसे मूव करता है वो भी देखेंगे आगे। ओके, देखा हमने पीछे एक एग्जांपल, हमारा अर्थ भी मूव कर रहा है। देखो यहाँ, जो स्टेशनरी थिंग्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, जैसे कि रोड, हमारा रोड तो हमें लगता है कि मूव नहीं कर रहा है, बट अर्थ के साथ वो मूव तो कर रहा है, अर्थ खुद ही मूव कर रहा है, तो अर्थ पे जितनी चीजें हैं वो मूव करेगा। मतलब हमारा रोड भी मोशन में है, राइट, वो भी मूव कर रहा है। जो सन है वो भी वो भी रिवॉल्व कर रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये सन के अराउंड घूम रहा है, राइट। ये जो हमारा सन है, वो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अराउंड घूम रहा है। ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो अपने सेंटर के अराउंड घूम रहा है। तो एवरीथिंग इज इन मोशन, एवरीथिंग इज इन मोशन। समझ में आ गया? तो ये जो मोशन है इसको हम पढ़ते हैं, और इस मोशन को पढ़ने का क्या तरीका है? मोशन को हम पहले अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमोशंस। अभी हम देखेंगे, कुछ देखेंगे, सारे नहीं, कुछ देखेंगे। फिर हम उनको मेजर करते हैं। किन चीज़ों को मेजर करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? तो वही इस चैप्टर में वही है, तो हम वही पढ़ेंगे आगे। और उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के बाद हम उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर कर लिया, तो हम अलग अलग मोशंस के या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के फीचर्स को उनको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। कंपेरिजन का क्या मतलब है? कंपैरिजन का मतलब है, जैसे दो नंबर है ए और बी, अगर ए डिवाइडेड बाई इज ग्रेटर देन वन, जैसे कि 5, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/1, है ना? 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। अब ये 5/1 क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं? 5 इज ग्रेटर देन 1। उसी तरह से 1/5, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक बस कंपैरिजन को दिखाना था कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। तो आपने देखा यहाँ पे दो नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से जो मोशंस के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, उनको हम क्वांटिफाई करते हैं। फिजिकल फीचर्स मेजर करते हैं, उससे क्वांटिफाई हो जाता है, और उसको हम कंपेयर करते हैं, तो उससे क्या मिलता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस कैन बी कंपेयर्ड। अब ये जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट कैसे होता है? मान लो मैंने बोला कि कोई चीज मेजर करो, मतलब कोई रोड मेजर करो, ठीक है। तो आप जब रोड मेजर करोगे, तो आप एक अपना एक इनिशियल पॉइंट तो रखोगे ही, है ना? एक इनिशियल पॉइंट रखोगे ना? बिना रखे कैसे मेजर हो सकता है? कि नहीं हो सकता है। बोलोगे चलो भाई मेरा घर जो है वो इनिशियल पॉइंट है, जिसको हम जीरो बोलते हैं, और इस रोड का एंड जो है वो कुछ फिर 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट अपना ढूंढा। देखिए, इस स्टार्टिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बट हमें अभी क्या समझना है कि हमें कोई भी चीज मेजर करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, और वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आम भाषा में क्या होता है? आमतौर पे जीरो। ये हमारा रियल नंबर लाइन है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो हम जो भी चीज मेजर करते हैं उनको हम इस पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जीरो। ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ये बहुत जरूरी है, और फिजिक्स में हम उसको या फिर मैथ्स में उसको ओरिजिन भी बोलते हैं। ये जीरो क्या है? ओरिजिन। ठीक है, समझ में आ गया? तो व्हाट एंड हाउ डू वी एग्जैक्टली मेजर एंड हाउ डू वी कंपेयर, ये देख लिया हमने। इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया, हम कैसे मेजर करते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं, एक जीरो पॉइंट ढूंढते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना आगे हम देखेंगे, बट हमने एक नंबर को कंपेयर करके देखा।
नंबर को कंपेयर करके देखा, और अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस देखेंगे। ये दोनों हमने देख लिया इसका, ये और ये। इससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी यहाँ पे। देखो, द मूविंग ऑब्जेक्ट इज आइदर अ पार्टिकल, या तो मूविंग ऑब्जेक्ट एक पार्टिकल है, बट आमतौर पे देखो पार्टिकल थोड़ी होता है। अभी मैंने एग्जांपल लिया था बर्ड का, बर्ड एक पार्टिकल थोड़ी है। अगर हम उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएं तो बर्ड का कुछ कोई 20 सेंटीमीटर, कुछ कोई 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर चीज को हम पार्टिकल कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। बट हमारे लिए वो रिस्ट्रिक्शन है, हमें उसको पार्टिकल ही मानना पड़ेगा, हमें उस बर्ड को एक पार्टिकल ही मानना पड़ेगा। कहने का मतलब कि हमारा जो मेजरिंग रेफरेंस है वो बर्ड के कंपैरिजन में, बर्ड अगर 20 सेंटीमीटर का है तो इससे कई गुना बड़ा हमारा मेजरिंग, जैसे कि 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर और 20 सेंटीमीटर में बहुत अंतर है। ठीक है, तो इतने बड़े फ्रेम में हम इसको पॉइंट पार्टिकल मान सकते हैं। ओके, और अगर पॉइंट पार्टिकल वो नहीं भी है तो हम क्या मानते हैं उसको? देखो यहाँ, or an object that moves like a particle such that every portion moves in the same direction and at the same rate। अब ये जो बर्ड था हमारा, बर्ड के पास दो पैर हैं या फिर दो पंख हैं, तो जब ये मूव कर रहा हो तो ये दोनों पंख उसके उसके साथ ही मूव कर रहे होंगे, एक ही रेट से मूव कर रहे होंगे, है ना, एक ही तरीके से मूव कर रहे होंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो ये भी कारण है कि हम इसको पॉइंट पार्टिकल मान सकते हैं। अगर मान लो पॉइंट पार्टिकल मुझे नहीं मानना है, क्यों नहीं मानना है? मान लीजिए ये एक बर्ड है, ठीक है, बहुत ही बेकार सा डायग्राम बनाते हैं। ये बर्ड है हमारा, अगर हम इसको पॉइंट पार्टिकल नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? तो किसी एक पॉइंट को कहीं पे हम पॉइंट पार्टिकल मान लेंगे, और फिर हमें निकालना है कि टाइम के साथ इस विंग जो है, ये इसका ये वाला पॉइंट का क्या मोशन है, वो किस तरह से मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका अमाउंट क्या है, ये प्रॉब्लम आएगा। बट हमें ज़रूरी नहीं है अभी कि हम ये पॉइंट का पता करें, हमें बस ये ओवरऑल बर्ड का बता दो, और इसके साथ जो अलग अलग पॉइंट्स है ये इसके साथ ही मूव कर रहे हैं। तो ये कारण है कि हम इसको एक पॉइंट पार्टिकल मान लेते हैं। ओके, इसको अगर देखना है, इसको समझना है, तो यहाँ पे देखो, इन दोनों आंखों को देखो, और जब ये मूव करें तब इन आंखों को देखो, क्या ये अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, या फिर इनके मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ डिफरेंस है क्या वेलोसिटी वगैरह में? दिखा क्या? मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है बट दिखा क्या? अगर हम फिर से देखें तो दोनों आंखों को देखना, दोनों आंख एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो इस पूरी ऑब्जेक्ट के साथ एक ही रेट में, एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन इन्होंने मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको भी पॉइंट पार्टिकल मान सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा मोशन है उसको सब पढ़ने के लिए हमें एक पॉइंट पार्टिकल के मोशन को ही पढ़ना है कि पॉइंट पार्टिकल अपने रेफरेंस पॉइंट जीरो से कितना दूर जा रहा है, क्या जा रहा है, वो जो भी काइनेमेटिक्स के फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स या फिर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो हम देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पार्टिकल मानना है, राइट। और हमें पता है कि हर एक चीज दुनिया में मूव कर रहा है। ओके, हमने देख लिया मेजर कैसे करते हैं, उनको कंपेयर करने का क्या मतलब है। अभी हम देखेंगे सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। सबसे पहला है हमारा लिस्ट में कौन सा है, लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, कोई भी नाम है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, और उसको हम एक और क्या नाम देते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ओके, वन डी मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। ये दिखता कैसा है? तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक हमारा स्केल है ना। अब एक लाइन में कोई चीज ट्रेवल करना है, पहले अब देखो, ये जो हमारा स्माइली है, ये जो हमारा बॉल है, वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में मूव कर रहा है। हाँ, तो उस लाइन के मोशन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? रूलर यूज कर सकते हैं। एक रूलर को यूज करके हम बड़े से बड़ा रोड नाप सकते हैं, मेजर कर ही सकते हैं ना, कितना भी किलोमीटर बोलो, बट वो हेक्टिक काम हो जाएगा। बट हाँ, रोड पे चलते हुए एक स्ट्रेट लाइन में रोड पे चलता हुआ जो कार है या फिर बाइक है, उसको हम मेजर तो कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे ये पूरा रोड है, कहीं पे हमने एक जीरो अपना रेफरेंस पॉइंट लगा दिया,
फिर देखा कि ये जो बॉल है मेरा कितने टाइम में पोजीशन चेंज किया अपना, उसको मेजर तो कर सकते हैं। फ्रॉम 1 इट वेंट टू 8, इसको मेजर तो कर सकते हैं एक रूलर को यूज करके, ठीक है। तो जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, जो वन डायमेंशनल मोशन होता है, उसको मेजर करने के लिए हम रूलर को यूज कर सकते हैं। अब मान लो ये जो हमारा बॉल है वो इस तरह से इस तरह से मोशन करता है, इस तरह से, तब हम नहीं कर सकते थे, एक रूलर को यूज करके नहीं कर सकते थे। हाँ, यहाँ पे अगर वो बॉल है, यहाँ पे वो बॉल है, तो हम उसका पोजीशन बता सकते हैं कि हाँ जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे कुछ 3.5 या फिर कुछ 5.5 दूरी पे है। बट अगर वहाँ पे बॉल है तो हम इस स्केल से नहीं बता सकते हैं। हाँ, ये तो बता सकते हैं कि यहाँ से इतना दूर है 4.5, बट और ये एग्जैक्ट इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन तो नहीं है। इसको मेजर करने के लिए हमें एक और स्केल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, रूलर यूज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बोला कि यहाँ पे ये हमारा ये पार्टिकल है, उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं स्केल से, बट लाइफ बट नॉर्मल नेचर में तो ऐसे ऐसे नेचुरल फिनोमेना होते ही हैं, तो उसको भी मेजर करना पड़ेगा हमें। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, दो रियल नंबर लाइन को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जो इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन। अब इसको यूज करके हम ये जो था पार्टिकल हमारा अब बता सकते हैं कैसे। ये देखो, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब ये कोई भी एक मोशन हो गया, कोई बच्चा है, उसने बॉल फेंका अपने फ्रेंड को, दो बच्चे है ना, बचपन में आपने भी खेला होगा बॉल से कैच कैच। तो अब हमें इसको मोशन को स्टडी करना है कि ये किस टाइम पे कितना दूर गया, कितना ऊपर गया, कहाँ गया, कितने टाइम में यहाँ पे पहुंचा, इसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, ये मैक्सिमम हाइट क्या है, ये सब हम मेजर करते हैं। तो ये जो पढ़ाई है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। राइट, प्रोजेक्टाइल एक चीज, किसी चीज को हमने लॉन्च किया, प्रोजेक्ट किया, फिर उसको हमने मेजर किया। तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो 2D मोशन होता है, वो 2D मोशन होता है। आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है तो आप दोनों को काटता हुआ जो प्लेन होगा, प्लेन मतलब आप समझ रहे हो, एक सरफेस मान लो, उसमें ये 2 डायमेंशन होगा। इधर फ्रेंड बैठा हुआ है तो हमारा प्लेन इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो हम पढ़ेंगे क्या, 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं बेसिकली। हमें 2D से ज्यादा नहीं चाहिए। 2D का मतलब क्या, वन डायमेंशनल में हमने केवल एक नंबर का मेजरमेंट दिया, मतलब किसी टाइम पे 2 पे था, किसी टाइम पे 8 पे था। और जो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशन, उसमें हमें डिस्क्रिप्शन देने के लिए दो नंबर्स लिखने होते हैं। दो नंबर्स कौन कौन से लिखते हैं हम, एक्स कॉमा, कार्टेशियन प्लेन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक्स रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉइंट का इस डायरेक्शन में पोजीशन, और वाई रिप्रेजेंट करता है इस डायरेक्शन। तो मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल है, एक बॉल लॉन्च हुआ और वो किसी भी टी टाइम पे इस पोजीशन पे आ गया। तो कोई मेरे से पूछे कि बताओ भाई, इसका बताओ पोजीशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि चलो बताओ तुम्हारा इस डायरेक्शन में क्या था, इस डायरेक्शन में कितना वैल्यू है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना वैल्यू है। स्केल के हिसाब से हमने स्केल लगा दिया, और जो हमें मिलेगा हम बोल देंगे कि इसका जो पोजीशन है, इसका जो एड्रेस है इस समय, वो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है। तो हमने दो नंबर्स को यूज करके 2 डायमेंशनल मोशन को हम मेजर कर सकते हैं, मतलब उसका जो स्टडी है वो कर सकते हैं। और 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए हमें कौन सा अपना स्केल चाहिए, या फिर हम इसको रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हैं, ठीक है। वह हमारा कार्टेशियन एक्सेस या फिर कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो ये समझ में आ गया, दो टाइप्स के वो मोशन देखा हमने, एक तो मोशन स्ट्रेट लाइन, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन। ओके, दो अलग अलग डायरेक्शंस में मोशन को बताया जा सकता है, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन को यूज करके उस मोशन को स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, सर्कुलर मोशन। अभी हमने सर्कुलर मोशन में देखा ही था, क्या देखा था, एक मून जो है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर एक सर्कल बना के रिवॉल्व हो रहा है, वो ये भी एक मून मोशन में है, राइट। मैं पूछूंगा क्या मोशन में था मून, तो बोलोगे यस, क्योंकि मूव कर रहा है।
कौन से पाथ में, कौन से फॉर्म में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन। एक तरह का ये मोशन होता है, इसके ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है अभी हमें, बट इसके बारे में भी हम वही फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, वहाँ पे पोजीशन, वेलोसिटी, आगे देखेंगे एक्सेलरेशन में भी हमने बात किया था, वही सब चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। एक और तरह का मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये किस तरह का मोशन होता है, ये हमारा एक पेंडुलम है, आपने घड़ी देखा होगा वो क्लॉक जिसमें पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम को एक छोटा सा थीटा एंगल देके छोड़ दो तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। या फिर इससे नहीं समझ में आ रहा तो एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग से एक बॉक्स कनेक्ट कर दो, राइट, और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसा ऐसा नेचुरल चीज जो आपके मोशन को रेजिस्ट करता है, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, कोई रुकावट नहीं है इस बॉक्स के मूव करने में, तो ये भी जो आगे पीछे मूव होगा उस मोशन को भी हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर एसएचएम। तो आगे हमारे फिजिक्स में आने वाले समय में हमें ये सारे मोशंस पढ़ने हैं। तो अभी हम सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, फिर हम सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे, फिर हम सर्कुलर और सर्कुलर और दूसरे ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है वो पहले बात करते हैं कि एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सारे पार्टिकल्स इसके उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो पहले इनिशियल स्टेट था वही है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ओके, ट्रांसलेशनल मोशन। बट अभी ये बॉल आगे गया, ये जो बॉक्स था वो आगे गया और ये थोड़ा मुड़ गया, फिर आगे आते हुए और मुड़ गया। अभी क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट था ये और ये पॉइंट अभी क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, अलग अलग एरो का आप डायरेक्शन देखो, ये इधर जा रहा है, स्क्रीन पे देखो ये इधर जा रहा है, ये जो पॉइंट है ये इधर जा रहा है, डायरेक्शन अलग हो गया। तो ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। मतलब एक एक्सिस के अराउंड, किसी पॉइंट के अराउंड ये अगर रोटेट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को समझने के लिए आप एक कार को देख रहे हो, कार के टायर को देख लो, जब ये मूव करता है तो इसके अराउंड ये जो रोड पे टकराते हुए सरफेस है उसके जो पॉइंट्स हैं वो इस डायरेक्शन में होते हैं या फिर इस डायरेक्शन में होते हैं या फिर अपोजिट, समझ रहे हो आप। तो ये रोटेशनल मोशन में है। ये रोटेशनल मोशन, अब ये जो कार है, ये जो चक्का है, इसका टायर है, ये रोटेशनल मोशन में भी ये पॉइंट्स, और ट्रांसलेशनल मोशन में, क्योंकि कार साथ में आगे भी बढ़ रहा है और ये साथ में फिर रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। मतलब रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। सर्कुलर मोशन भी हो गया, रोटेशनल मोशन भी हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन हमने देखा, एसएचएम भी देखा। तो ये सारे ही फिजिक्स के जो नेचुरल मोशंस हैं, जो मोशन एग्जिस्ट करते हैं, हमारे फॉर्म्स ऑफ मोशंस, टाइप्स ऑफ मोशंस, वो सब हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ करना है, वन डायमेंशनल मोशन से। काइनेमेटिक्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, और हमारा अभी का जो पहला टाइप है वो है वन डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले मैंने बताया वन डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के लिए या फिर उसको स्टडी करने के लिए हम एक रूलर को यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैंने एक रूलर रख दिया और साथ में एक ये वापस से बॉल आ गया। तो ये जो मोशन हुआ ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। ये कैसे मूव किया, कुछ अगर हम वापस देखें तो ये देखो ये ऐसे मूव किया। इसको हमने अभी देखा था, अभी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि इस मोशन को हम इस स्केल को यूज करके नहीं पढ़ सकते हैं। तो दिस इज नॉट वन डायमेंशनल मोशन, राइट। वन डायमेंशनल मोशन क्या है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक स्केल को रखिए, हर एक समय पूरे मोशन का जो कोर्स है पूरे टाइम, उस समय हर एक समय हम उस जो मेरा बॉल है उसका बता सकते हैं मेजरमेंट कि हाँ वो अभी जीरो, हमारा जो जीरो पॉइंट है उससे कौन से पोजीशन पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है। इस मोशन, ये जो मोशन हुआ इसको यूज करके हम ये हर एक टाइम पे ये चीजें बता सकते हैं, मतलब कि इसको स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो वन डायमेंशनल मोशन में हम सबसे पहला चीज क्या पढ़ते हैं, तब से हम उसी की बात कर रहे हैं, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब कोई पूछेगा कि वो कहाँ है, तो ताजमहल कहाँ है, ताजमहल तो आगरा में है, तो आगरा आया ना, आगरा एक आया, उसका रेफरेंस पॉइंट आया,
ताजमहल कहाँ है? आगरा। तो आगरा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ताजमहल को हमने नहीं बताया कि ताजमहल कहाँ है, हमने किसी और चीज को यूज किया। उसी तरह से हम मेजरमेंट में किसको यूज करते हैं? ओरिजिन को यूज करते हैं, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, राइट, उसको यूज करते हैं। पोजीशन बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। मेजरमेंट करना है अभी हमें, तो कोई भी चीज यूज करने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है, जो जीरो है या फिर जो ओरिजिन है, उसको हमें यूज करना ही है। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन क्या होता है? फाइंड इट्स पोजीशन रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट। ये देखा अभी हमने, जिसको हमेशा क्या बोलते हैं? हम ओरिजिन और जीरो पॉइंट, ठीक है। ऑफ एन एक्सिस सच एज द एक्स एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अपने वन डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के लिए एक एक्सिस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये हमने देखा है। एक्स एक्सिस क्या है? एक एक्स एक्सिस एक रियल नंबर लाइन है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, रियल नंबर लाइन है, राइट। हम इसको यूज करेंगे अपने वन डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के लिए। तो क्या किया, इस जो रियल नंबर लाइन है उसको हमने यूज कर उसको रखा और कहीं पे एक जीरो कर लिया। अब इतना बड़ा रियल नंबर लाइन है, कहाँ पे जीरो रखना है? कहीं पे तो रखना ही है, चलो यहीं पे रख लिया। तो स्केल को रखा, हमने बोला कि ये हमारा जीरो पॉइंट है। अब यहाँ से हम अपने सारे मेजरमेंट्स करेंगे। तो उसके जो राइट में आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और लेफ्ट में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। हमने एक सेटअप कर लिया मेजरमेंट करने का मोशन को। अब यहाँ पे हमने तीन बॉल, हमें हमारे पास तीन बॉल है, तो हमें बताना है कि तीनों बॉल का पोजीशन क्या है। तो पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमसे कोई पूछता है बताओ इसका पोजीशन क्या है, तो हम उससे सबसे पहले क्या पूछेंगे? बताओ तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो हमने यहाँ पे देख लिया हमारा जीरो रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ से हमें बताना है इन सबका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो हमारा ए बॉल है उसका पोजीशन क्या है? 7 सेंटीमीटर। ये देखो, जो बी है उसका क्या है? 11 सेंटीमीटर। ये राइट राइट साइड ऑफ द ओरिजिन है। लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं? एक माइनस लगा देते हैं, नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स या फिर नेगेटिव ऑफ दीज नंबर्स। नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, रियल नंबर सिस्टम है, बट अभी जो हमारा केस है वहां पे हमने नेचुरल नंबर लिया है। तो हम जीरो के इधर क्या करते हैं? सेम नंबर को उठा के कॉपी कर देते हैं, बस एक नेगेटिव नंबर डाल देते हैं। तो देखो अभी हमारा कुछ डायरेक्शन का सेंस आ रहा है, हाँ, डायरेक्शन का सेंस आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है और एक इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये अलग अलग डायरेक्शन को बताने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए ना। मान लो दोनों तरफ 4 मीटर पर सेकंड से इधर में मूव कर रहा है और 4 मीटर पर सेकंड से इधर में मूव कर रहा है, और कोई मेरे से पूछे कि बताओ ये ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन दो, तो हम बोलेंगे 4 मीटर पर सेकंड। अब इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है नहीं पता, इधर भी जा रहा है वही बोल रहे हैं, इधर भी जा रहा है वही बोल रहे हैं। तो इसको भी अलग करने के लिए कि मतलब हम एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दे पाए, उसके लिए हमने क्या किया कि राइट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। एग्जैक्टली जो हम कार्टेशियन प्लेन जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें होता है उसी को बिल्कुल उतार लिया। जो मैथ्स है ना, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज किस लिए है? बात करने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस के फीचर को यहाँ पे यूज कर लिया, राइट साइड के मोशन को हमने या फिर राइट साइड के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बोल दिया, और लेफ्ट साइड को पढ़ने के लिए हमने नेगेटिव बोल दिया। अब हम बोलेंगे 4 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव, तो समझ जाएंगे इधर 4 मीटर पर सेकंड नेगेटिव, तो समझ जाएंगे इधर। या फिर बोलेंगे +4 मीटर पर सेकंड, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, -4 मीटर पर सेकंड मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। समझ में आ गया? तो हम पोजीशन को भी ऐसे ही बोल सकते हैं। ए जो हमारा है वो +7 पे है, +7 सेंटीमीटर। बी जो हमारा है वो +11 सेंटीमीटर पे है, और सी जो हमारा है वो -4 सेंटीमीटर, या फिर जो भी इसका यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये अभी हमने पीछे बात किया था। तो जो हम लोग पीछे बात किए उसको हम यूज करने वाले हैं, हर एक चीज को हम यूज करने वाले हैं, ओके। तो हमने सेंटीमीटर जो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको हमने इस्तेमाल किया कि हाँ हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उससे ए जो बॉल है वो 7 सेंटीमीटर दूर है, बी 11 सेंटीमीटर दूर है, सी 4 सेंटीमीटर दूर है, बट लेफ्ट साइड में है, ओके। माइनस क्या बता रहा है? टूवर्ड्स दी लेफ्ट। माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? जो हमारा नेगेटिव साइन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? टूवर्ड्स, ओके, या फिर अपोजिट टू पॉजिटिव। अभी ऐसा फिक्स नहीं है, आपको मर्जी हो तो आप इधर भी पॉजिटिव कर सकते हो, इधर भी नेगेटिव कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ये आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ने के लिए एक सेटअप लगा लिया कि हम इधर पॉजिटिव मानेंगे और इधर नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। पोजीशन हमें समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर पॉइंट का, या फिर हम यहाँ पे क्या बताएंगे? पॉइंट पार्टिकल का, ठीक है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से क्या लोकेशन है।
ओके, इसको हम बोलते हैं पोजीशन। जो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आता है, अभी देखो हम ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब पोजीशन कार है, आपने घर में लगा दिया, अब वो हमेशा वहीं लगा तो नहीं रहेगा ना, वो मार्केट जाएगा, वो कहीं और जाएगा, तो वो मोशन में हो रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। कभी आपके गैराज में पोजीशन था, अभी मार्केट के किसी शॉप के सामने पोजीशन आ गया, तो यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो वो जो चेंज इन पोजीशन आया, उसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, और वापस यहाँ पे आ गया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा केवल ये जो दूरी है ये। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा ये, जो जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो ये जो दूरी हुआ ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। दोनों के इंपॉर्टेंस है, डिस्टेंस का भी इंपॉर्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट का भी इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब अगर वन डायमेंशनल मोशन में हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी हो, तो वो किस तरह का होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो अभी इस कार जो है हमारा यहाँ पे, उसका इनिशियल पोजीशन क्या है? उसका इनिशियल पोजीशन है 2 सेंटीमीटर। आप कार के एंड पॉइंट को देखो, है ना, ये लगभग 2 पे है, तो इनिशियल लोकेशन बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल लोकेशन, या फिर एक्स आई कितना? 2 सेंटीमीटर, राइट। अब मान लो कार मूव करता है, देखता है मूव करता है, ओके, कार मूव किया, अपना पोजीशन चेंज किया। अभी जो इसका एंड पार्ट है वो कितने पे है? ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर पे है। तो कार का जो एंड पार्ट था, ये जो आखिरी वाला हिस्सा, इनिशियली टू पे था और फाइनली 10 पे आ गया। तो हमने इस पॉइंट का, ये जो हमारा कार का आखिरी हिस्सा है, इसके पोजीशन में कुछ चेंज पाया। कितने का चेंज पाया? उसको हम कैसे निकालते हैं? उसको हम निकालते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और वो जब हम करते हैं फॉर्मूला, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसी को अब यहाँ पे मान लो स्केल लगा दो, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे हमने स्केल लगा दिया, इसको 0 माना। हमने देखा कि ओके, इनिशियली यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, आया नहीं है ऐसे, बट यहाँ पे था और अब यहाँ पे है, तो अब ये दूरी चेंज इन पोजीशन कितना आएगा? तो हम इसका मिनिमम डिस्टेंस मेजर करेंगे। उसी तरह से इसमें मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ? 10 - 2, 10 - 2 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा एक्स। डिस्प्लेसमेंट इज 10 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर। और अगर इसका अच्छे से फॉर्मूला लिखे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इनिशियल, सॉरी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब ये समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन या फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब यहाँ बोल रहे थे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो ये हम थोड़ा आगे बात करेंगे, अभी थोड़ा बस इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी हम बात करेंगे इसमें। डिस्प्लेसमेंट का एक और डेफिनेशन क्या है? चेंज इन दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तीनों का एक ही मतलब है, समझ में आ गया होगा आपको डिस्प्लेसमेंट। एक बार और देख लो, ये कार का एंड जो पार्ट है वो इनिशियली 2 सेंटीमीटर पे इसका पोजीशन, फिर ये कुछ मूव हुआ, कहाँ जाके रुका? एंड पार्ट 10 पे, तो कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ? यहाँ से ना गिनेंगे, 3 हुआ 1, 4 हुआ 2, 3 हुआ 1, 4 हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 8 का चेंज आया। तो हमने अब ये नापने के, जो हम नाप रहे हैं, ऐसे 1 2 मेजर कर रहे हैं, 1 2 3 4, उससे अच्छा हमारा क्या है निकालने का फॉर्मूला? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अभी आया था वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात, तो हम देखते हैं क्या है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आपको याद होगा पिछले स्लाइड में एक हमने अपना रिकैप किया था, उसमें क्या किया था? जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, उसको दिखाने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, किन चीजों का जरूरत है? तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। ठीक है, बट फिजिक्स में इतना काफी नहीं होता है, फिजिक्स में इसके साथ एक और चीज चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ हमें डायरेक्शन चाहिए होता है।
डायरेक्शन। ठीक है, तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है और यूनिट भी है और डायरेक्शन है, मतलब कि स्केलर के साथ साथ उसके पास एक डायरेक्शन भी, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसको आप समझो, 2 किलोग्राम एप्पल, अभी हमने क्या पढ़ा था, 2 किलोग्राम एप्पल। 2 किलोग्राम एप्पल को बताने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए क्या? डायरेक्शन चाहिए। पर समझो कि ये आपका हाउस है और ये आपके आपके किसी बहुत ही अच्छे फ्रेंड का हाउस है। तो कोई आपसे पूछा, आपका तीसरा फ्रेंड आपसे पूछा कि अरे तेरा जो घर का दोस्त है वो तेरे घर से किस तरफ है, कितनी दूरी पे कितना है, तो आप क्या बताओगे कि कुछ तो डिस्टेंस है डी, और किस तरफ है, तो इस तरफ है। इस तरफ आप बोलोगे, किसी तरफ बोलोगे, इस तरफ बोलोगे, है ना, कि इस तरफ है। तो ये जो अलग अलग इस तरफ बोलने वाला जो सेंस आया उसमें हमने क्या बताया, इसको डायरेक्शन, और इस तरफ उस तरफ को रिप्लेस करके हमने क्या बनाया, एक सिस्टम अपना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का सिस्टम बनाया। तो अभी अगर हम अपने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट यहाँ पे लिख दें तो हम क्या बोलेंगे कि डी यूनिट दूर है, डी मीटर या फिर डी किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो अब हमने ये डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस मैग्नीट्यूड लिया, किलोमीटर या फिर मीटर यूनिट लिया, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट से क्या पता चलता है, डायरेक्शन, राइट। तो समझ में आ गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें भी डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। क्यों? दो तीन बस पार्ट्स देखो, एक पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल, ये यहाँ से होके यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, मिनिमम पोजीशन। अब ये पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पे जब आया तो हम बता सकते हैं कि इनिशियली ये ओरिजिन से किस तरफ आया, साउथ ईस्ट की तरफ आया, ठीक है, या फिर यही पार्टिकल ऐसे घूमते 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 वापस आगे इधर आ गया, तो हम बता सकते हैं कि अच्छा ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको भी डायरेक्शन का जरूरत है। अब मान लो ये कार ही है ना, एक फ्रेंड को आपने यहाँ से, अपने एक फ्रेंड को यहाँ पे छोड़ा, आप घूम फिर के यहाँ पे आ गए, अब फ्रेंड कॉल कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई तू कहाँ है, तो आप एक मैग्नीट्यूड दोगे, आप एक यूनिट दोगे लेंथ वाला, और बोलोगे, फिर वो पूछेगा किस तरफ, मैं किस तरफ आऊँ। अगर आपने केवल एक मैग्नीट्यूड दिया और यूनिट दिया 2 मीटर, तो वो 2 मीटर किसी भी तरफ जा सकता है ना, आपके पोजीशन को उसने एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया, वो 2 मीटर किसी भी तरफ समझ सकता है, 20 मीटर या फिर किसी भी तरफ, और अगर वो आपके बात पे चला चला जाए तो वो फंस सकता है ना। तो एग्जैक्टली बताने के लिए इसके पोजीशन को हमें एक डायरेक्शन का जरूरत है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। समझ में आ गया, हमें बस चीजों को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करने की कोशिश करना है, और उसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब करने की कोशिश करने के बीच में जो भी हमारे पास जो बिल्डअप हो रहा है, जैसे मैग्नीट्यूड को अभी हमने देखा, नंबर को यूज करते हैं, इसलिए हमने नंबर सिस्टम को यूज किया, आर रियल नंबर लाइन को वन डायमेंशनल मोशन के लिए। फिर हमने यूनिट देखा, एप्पल, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर। फिर अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्शन। आपने यहाँ पे देखा एक केस कि अगर आप डायरेक्शन सही नहीं बताएंगे तो आपका दोस्त को एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा कि आप किधर हो, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो जहाँ पे भी ये डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, फिर जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए तीनों चीजों का जरूरत है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अभी बस इतना ही जानना है। समझ में आ गया कि एक डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, और डायरेक्शन क्यों जरूरी है। अगर डायरेक्शन का आपको सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस समझ में ना आए तो आप बस ये एग्जांपल समझ लेना, अपना दोस्त वाला और कार वाला, ठीक है, याद रखना, फिर ये अब क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आता है डिस्टेंस। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक हमारा दोस्त है, वो कुछ कार से ट्रेवल करता है और यहाँ पहुंच जाता है। अब जब उसको, अगर मेरे दोस्त को ए को बी तक पहुंचना है, ए को बी तक पहुंचना है, तो हम उसको ये नहीं बताएंगे कि जो रास्ता मैंने तय किया है तू उसी रास्ते से आ। हम उसको बताएंगे कि कुछ तू 30 मीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ पे अपना नॉर्थ साउथ लगा लूँ तो कुछ ये बनता है, कुछ ये एंगल होगा थीटा, तो नॉर्थ साउथ की तरफ आ जा, ऐसा बोल सकते हैं, 30 मीटर नॉर्थ साउथ। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। बट ये जो डिस्टेंस, ये जो पाथ ट्रेवल हुआ है वो क्या है, वो है हमारा डिस्टेंस। तो
इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पाथ है, ये जो पाथ है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, डिस्टेंस। ठीक है। अब अगर हम एक वन डायमेंशनल मोशन को देखें, वन डायमेंशनल मोशन को, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट दो केसेस हो सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है या फिर नहीं है। पहला केस देखो, एक पार्टिकल किसी पोजीशन एक्स आई से ट्रेवल करता है और यहां जाके रुक जाता है एक्स में। अभी इसका डिस्टेंस कितना है, वही एक्स एफ माइनस एक्स आई, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, उतना ही है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। डिस्टेंस भी उतना ही ट्रेवल किया है और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हुआ है। पर मान लो दूसरे केस में ये जो बॉल यहाँ से यहाँ गया था, अब ये वापस कुछ यहाँ पे पहुंच आया, एक्स एफ प्राइम बोल रहे थे इसको, ठीक है। वापस ये ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया कुछ पीछे। अब क्या होगा, अब जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या हो गया, कितना पाथ इसने ट्रेवल किया, कितना पाथ ट्रेवल किया। एक तो ये पाथ ट्रेवल किया, इसको मेजर कर कैसे किया हमने, एक्स एफ माइनस एक्स आई, और एक ये भी पाथ ट्रेवल किया, ये कितना पाथ था उसको भी हम जोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल एक्स एफ प्राइम माइनस एक्स एफ, ये हो गया डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका। डिस्प्लेसमेंट का हमारा डेफिनेशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट का हमारा डेफिनेशन है चेंज इन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस, या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का क्या है, एक्स एफ प्राइम, और इनिशियल पोजीशन क्या है, एक एक्स प्राइम, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को बताएंगे तो इसके लिए हमें देखो ये डायरेक्शन कितना डिस्प्लेसमेंट है, अगर कोई वही बात है तो आप बोल सकते हो कि आप पॉजिटिव एक्स की तरफ कुछ एक्स एफ प्राइम माइनस एक्स आई यूनिट आ जाओ, ठीक है। पर डिस्टेंस का कोई जरूरत नहीं है, डिस्टेंस को डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, बस हम डिस्टेंस बताएंगे कितना पाथ ट्रेवल हुआ। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया, केवल पूरा डिस्टेंस बताना है। अब वो अगर ऐसे ऐसे भी ट्रेवल करके आया है तो उसमें क्या डायरेक्शन बताएंगे, हर समय पे इसका डायरेक्शन कुछ अलग अलग है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट इज फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस देख लिया आपने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों कब इक्वल हो सकता है, वन डायमेंशनल मोशन हो और इस तरह का केस हो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने क्या देखा, पोजीशन देखा। पोजीशन क्या होता है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से उसका रिलेटिव पोजीशन क्या है। फिर हमने चेंज इन पोजीशन देखा, क्या देखा हमने, चेंज इन पोजीशन, जिसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस चेंज इन पोजीशन को और अच्छे से मेजर करना चाहते हैं, मतलब कि मान लो ये एक रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर लाइन है, कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहे हैं। या फिर आप एक अपना केस ले लो कि आपका फ्रेंड उस पोजीशन से फाइनल आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, ए से बी तक। अब आप सोचो कि कितने देर में ये आएगा, है ना, कितने टाइम में ये पोजीशन चेंज इन पोजीशन हुआ, कितने टाइम में जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम दो सिटी के बीच में ट्रेवल करते हैं, दो सिटीज के बीच में, और ये अगर डिस्टेंस इसका 50 किलोमीटर है, और हम पूछते हैं कि भाई कितने देर में हम पहुंचेंगे ए से बी, कोई बोलता है 2 आवर, कोई बोलता है 2 आवर, तो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ठीक है 2 घंटे में हम सिटी ए से सिटी बी पहुंच जाएंगे। इसका एक और क्या मतलब है कि 2 आवर में, 2 घंटे में हम 50 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम के साथ हम मेजर कर रहे हैं, तो जो टाइम के साथ हम मेजर करते हैं, अभी देखो एक और टाइम क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। लेंथ क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी ही था। अब लेंथ को हम टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज एक साथ आ रहे हैं, तो जब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज एक साथ आ गए तो वो क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। किस किस से डिराइव हो रहा है, चेंज इन पोजिशन और टाइम, ओके, चेंज इन पोजिशन और टाइम। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। जैसे कि मान लो एक हमारा स्केल है,
और हमने अपना वेलोसिटी दिया कुछ 5 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 1 सेकंड में ये भाई साहब 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे या फिर 5 मीटर अपने पोजीशन में चेंज लाएंगे हर 1 सेकंड में। 0 से 1 सेकंड के बीच में 5 5 मीटर, फिर 1 से 2 सेकंड के बीच में 5 मीटर, अभी 0 से 1 सेकंड के बीच में यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो वेलोसिटी का क्या मतलब है कि व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो स्टैंडर्ड टाइम हम क्या लेते हैं 1 सेकंड। ऐसा यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और अगर वेलोसिटी कोई लिख रहा है v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब कि 1 सेकंड में ये जो भाई साहब है वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या फिर 5 मीटर इनकी पोजीशन में कुछ चेंज आ रहा है। ओके, तो हमारा यही वेलोसिटी का डेफिनेशन है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कितना पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो इसको फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट दैट इज चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर्ड। अब ये टाइम इंटरवल का क्या मतलब है? अब मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो हम इसको मेजर करने के लिए जब वो मेरा ऑब्जेक्ट या फिर मेरा जो कार है वो इस पोजीशन पे ट्रेवल करेगा, तो उस समय जो भी घड़ी में टाइम हो रहा होगा, मान लो 2:15, तो हम उसको अपना जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे? जीरो। जीरो मानेंगे। क्यों? रेफरेंस बनाने के लिए। अगर 2:15 नहीं मान रहे हैं, जीरो नहीं मान रहे हैं, 2:15 नहीं मान रहे हैं, 2:15, और यहाँ पहुंचते पहुंचते 2:30 हो गया, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल जरूरी है। 2:15 से पहले क्या हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें से केवल इस जीरो से लेके यहाँ तक की पोजीशन को पढ़ना है। तो इससे पहले क्या हुआ, उससे बाद क्या हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें इस 2:15 से 2:30 के बीच के टाइम इंटरवल से ही मतलब है, राइट। इसीलिए हम वो जो पोजीशन चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो कितने टाइम इंटरवल में हुआ, उसी टाइम इंटरवल को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, टाइम इंटरवल, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। अगर आप देखें, ये मान लो दो सिटी है, ठीक है। अब कोई कार से स्टार्ट करता है यहाँ से चलना, एक बंदा कार लेके चलना शुरू करता है यहाँ से। अब इस पूरे जर्नी को आप कुछ दो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कुछ ये 50 किलोमीटर पर आवर से चला होगा, यहाँ पे कुछ 40 चला होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा। हर एक जगह पे ये जो वेलोसिटी है या फिर ये जो स्पीड है, वेलोसिटी को हम जब डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं तो वेलोसिटी बोलते हैं, और जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको याद है ना, पाथ ट्रेवल्ड, पूरे पाथ का मतलब है यहाँ पे। और वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। किससे? डिस्प्लेसमेंट से, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कुछ ज्यादा तेज चल सकता है कोई, फिर ट्रैफिक ज्यादा है तो स्लो हो जाएगा, फिर कहीं पे टर्न है तो स्लो हो जाएगा, कहीं पे फ्री रोड है तो स्पीड हो जाएगा। तो हर एक जर्नी के बीच बीच में उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट अगर मेरे से पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, क्या पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो मैं क्या करूंगा? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैं ये करूंगा कि टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में कुछ तो टाइम लिया होगा ना, मान लो टी, और ये डिस्टेंस है मान लो डी। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डी बाई। इस एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है? इस जर्नी में जहाँ पे हम अपने स्पीड्स को डिफरेंट रखे थे, अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कुछ, अगर हम उसी एवरेज उसी स्पीड से उसी स्पीड से उसी वेलोसिटी से अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से कॉन्स्टेंटली बिना चेंज किए हुए, तो हम ये पूरा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है एवरेज क्या है? यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस हो रहे हैं, बट अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें और अगर उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहें स्पीड से, तो भी हम उतने ही टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और ये जो अलग अलग इंस्टेंट्स पे वेलोसिटीज और स्पीड्स हैं वो अलग अलग इंस्टेंट पे कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे भी इंस्टेंट नहीं है, ये बहुत ही बड़ा पार्ट है।
अगर मुझे वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे निकालना है, किसी इंस्टेंट पे, मान लो एक कार चल रहा है, ठीक है, 2:15 हो रहा है, और मैं पूछूं कि 2:16 पे क्या वेलोसिटी है उसका, 2:16 कुछ कुछ, और उसके बीच में क्या वेलोसिटी है उसका, क्या स्पीड है उसका, है ना? अगर ये पूरी एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एवरेज स्पीड से, तो हर समय उसका वेलोसिटी या स्पीड सेम ही रहेगा। बट अगर चेंज हो रहा है कुछ, जैसे यहाँ 50 था, 40 हो गया, फिर 20 हो गया, 30 हो गया, चेंज हो रहा है, तो हम किसी इंस्टेंट पे भी वेलोसिटी पूछ सकते हैं, किसी इंस्टेंट पे। जैसे कोई भी डिस्टेंस कवर करने वाला टाइम 3 आवर लगा, है ना? तो हम पूछेंगे कि जो 1.5 आवर वाला मोमेंट था उस समय पे इसका वेलोसिटी क्या था। हम इस तरह के भी सवाल पूछ सकते हैं। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, को बोलते हैं वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम आगे देखेंगे, ओके। और अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसको समझने के लिए। एक बार अगर हम रिकैप करें तो हमने क्या देखा, अलग अलग तरह के मोशंस देखे, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, हमने मोशन को देखा, फिजिकल क्वांटिटीज देखे, मोशन देखा, किसी भी दुनिया में हर एक चीज मूव कर रहा है, तो मूवमेंट को पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स में आपने देखा ही, तो मून और अर्थ भी एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। तो वहां से हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने देखा था अलग अलग तरह के मोशंस क्या क्या, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। उसके बाद हमने देखा, हमने स्टार्ट किया अपने मोशन को पढ़ना, तो सबसे पहले हमने वन डायमेंशनल मोशन यूज किया, उसके लिए हम एक रूलर यूज कर सकते हैं, राइट? फिर हमने पहला फिजिकल क्वांटिटी देखा, पोजीशन, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से उसका पोजीशन क्या है, उसका रिलेटिव लोकेशन क्या है। फिर हमने देखा कि अब चेंज इन पोजीशन चेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब उस डिस्प्लेसमेंट को हम एक टाइम के एस्पेक्ट से भी मेजर मेजर करने लगे, तो हमारा आ गया वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। और भी हमने पढ़ा डिस्टेंस और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको केवल मैग्नीट्यूड और एक यूनिट चाहिए डिस्क्राइब करने के लिए। बट वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जो मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीज चाहिए, और तभी आप एग्जैक्टली इसको डिस्क्राइब कर पाओगे, राइट? तो ये हमने थोड़ा सा अपना रिकैप भी कर लिया। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चंस।